स्वागत है 2026 प्रीलिम्स की तैयारी में। आज हम पर्यावरण के समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे ग्लोबल पॉल्यूशन ट्रीटीज एंड कन्वेंशन से, फिर नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल और वेस्ट मैनेजमेंट पर, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन के साथ और भी बहुत कुछ आपकी सफलता के लिए। नमस्ते। यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में एनवायरनमेंट का सेक्शन कितना क्रूशियल है ये तो हम सब जानते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में इंटरनेशनल पोल्यूशन ट्रीटीज की उस कॉम्प्लेक्स दुनिया को डिकोड किया जाएगा जो अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करती है। मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट सिर्फ कागजी नियम नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी को बचाने के ग्लोबल एफर्ट्स हैं। तो चलिए इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को इतनी क्लैरिटी के साथ समझते हैं कि एग्जाम में आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले बीआरएस संधियां, फिर मिनामाटा कन्वेंशन, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट और लास्ट में ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट, बीआरएस संधियां, केमिकल्स और कचरा प्रबंधन। इन संधियों के इवोल्यूशन को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले 1989 में बेसल कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया, फिर 1998 में रॉटरडैम कन्वेंशन आया और फाइनली 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। केमिकल्स के प्रोडक्शन से लेकर उनके यूज और डिस्पोजल तक की पूरी साइकिल को ये कंट्रोल करते हैं और इसी तालमेल को बनाए रखने के लिए इन तीनों का एक जॉइंट सेक्रेटेरिएट है जो जिनेवा में स्थित है। एग्जाम में अक्सर इन तीनों को मिक्स करके ट्रिकी सवाल बनते हैं, राइट? तो इनके बीच का अंतर एकदम स्पष्ट रखना है। बेसल कन्वेंशन का सीधा संबंध खतरनाक कचरे यानी हैजार्डस वेस्ट के मूवमेंट से है। रॉटरडैम डील करता है खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के इंटरनेशनल ट्रेड से, और स्टॉकहोम ये विशेष रूप से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पर प्रहार करता है। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईली टेस्टेबल मैकेनिज्म आता है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट या पीआईसी। ये बेसल और रॉटरडैम दोनों में लागू होता है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर कोई देश खतरनाक मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसे इंपोर्ट करने वाले देश को पहले से पूरी जानकारी देनी होगी और उनकी परमिशन लेनी होगी। मतलब कोई भी डेवलप्ड कंट्री किसी डेवलपिंग कंट्री को अपनी मर्जी से डंपिंग ग्राउंड नहीं बना सकता। और स्टॉकहोम कन्वेंशन का मेन टारगेट क्या है? पीओपीज। ये ऐसे जिद्दी और जहरीले रसायन हैं जैसे डीडीटी जो आसानी से खत्म नहीं होते। ये न सिर्फ पर्यावरण में लंबे समय तक टिके रहते हैं, बल्कि फूड चेन के जरिए जीवों के अंदर जमा होने लगते हैं, जिसे बायो अक्यूमुलेशन कहा जाता है। इसे रोकने के लिए ही हर देश को नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स बनाना अनिवार्य किया गया है। तो ग्लोबल केमिकल ट्रेड को तो हमने ट्रैक कर लिया, लेकिन सोचिए अगर कोई ऐसा जहरीला तत्व हो जो किसी देश की बाउंड्री को मानता ही ना हो और वायुमंडल के जरिए पूरी दुनिया में फैल जाए, तब हम क्या करेंगे? यहीं एंट्री होती है हमारे दूसरे सेगमेंट की, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी। इस कन्वेंशन का नाम 1950 के दशक में जापान की उस भयानक औद्योगिक त्रासदी से जुड़ा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। मर्क्यूरी यानी पारा हमारी बायोडायवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये इकलौती ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहती है, वाष्प में बदल जाती है और हवा के जरिए पूरी दुनिया में फैल सकती है। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो पानी में घुलकर फूड चेन के एकदम टॉप तक पहुंच जाता है। इसके स्पेसिफिक टारगेट्स पे ध्यान दें तो इसमें कॉस्मेटिक्स और थर्मामीटर जैसी रोजमर्रा की चीजों से पारे को पूरी तरह हटाने की बात है। साथ ही पारे के प्रदूषण के सबसे बड़े सोर्स आर्टिसनल गोल्ड माइनिंग पर भी सख्त कंट्रोल किया गया है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो पॉइंट सबसे ज्यादा क्रूशियल है वो ये है कि इसमें सीमित चिकित्सा उपयोग यानी लिमिटेड मेडिकल यूज के लिए छूट दी गई है। ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जमीन और पानी के जहर की बात तो हो गई, लेकिन जरा सोचिए क्या हो जब वो प्रदूषण जिससे हमें निपटना है वो पूरी तरह से अदृश्य हो और हमारे सिर के ऊपर वायुमंडल में छिपा हो। आइए देखते हैं हमारा तीसरा सेगमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद ओजोन लेयर हमें सूरज की हानिकारक यूवीबी किरणों से बचाती है, लेकिन सीएफसी जैसे ओजोन क्षरणकारी पदार्थ इस शील्ड को डैमेज कर रहे थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इकलौता मकसद इन्हीं रसायनों के इस्तेमाल को जड़ से खत्म करना था ताकि हमारी ओजोन लेयर रिकवर कर सके।
अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को तो हटा दिया, लेकिन उनकी जगह जो नए केमिकल्स लाए गए, उन्होंने एक बिल्कुल नई मुसीबत खड़ी कर दी। इसी गलती को सुधारने के लिए 2016 में किगाली अमेंडमेंट लाया गया, जिसका मेन फोकस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFCs को फेस डाउन करने पर है। और इस डिफरेंस को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। HFCs ओजोन लेयर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाते, वे ओजोन क्षरणकारी नहीं हैं, लेकिन वो एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनकी ग्लोबल वार्मिंग पावर कार्बन डाइऑक्साइड से हजारों गुना ज्यादा हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को बचाने के लिए था, लेकिन किगाली अमेंडमेंट सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं। आज के समय का वो कौन सा पॉल्यूटेंट है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी से लेकर मारियाना ट्रेंच की गहराई तक पहुंच चुका है? बिल्कुल सही। हमारा चौथा और आखिरी सेगमेंट है द ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटिंग। ये नंबर्स सच में डराने वाले हैं। हर साल दुनिया भर में 460 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक बन रहा है और रिसाइकिल कितना होता है? सिर्फ 9%। बाकी का 91% प्लास्टिक हमारी जमीन और समंदर में रिस कर उन्हें हमेशा के लिए प्रदूषित कर रहा है। इसी भयानक स्थिति को देखते हुए एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी पर तेजी से काम चल रहा है। इस प्रस्तावित संधि का विजन सिर्फ कचरा साफ करना नहीं है। इसका पहला टारगेट है प्लास्टिक के पूरे लाइफ साइकिल को कंट्रोल करना, यानी प्रोडक्शन से लेकर डिस्पोजल तक। सिंगल यूज प्लास्टिक को घटाना, उसमें मौजूद टॉक्सिक केमिकल्स को फेज आउट करना और सबसे एम्बिशियस गोल 2040 तक प्लास्टिक पोल्यूशन को पूरी तरह से जीरो करना इसका कोर एजेंडा है। एग्जाम के नजरिए से इस प्लास्टिक पोल्यूशन का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन समझना भी बहुत जरूरी है। माइक्रोप्लास्टिक्स वो कण हैं जो 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं, जैसे हमारे कॉस्मेटिक्स में मिलने वाले माइक्रोबीड्स, जिन्हें प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। और दूसरी तरफ हैं नैनोप्लास्टिक्स, जो 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं, इतने छोटे कि ये सीधे हमारी बॉडी के सेल्स में आसानी से घुस सकते हैं। तो ग्लोबल ट्रीटीज के इस पूरे इवोल्यूशन को देखिए। हमने खतरनाक रसायनों के व्यापार को रेगुलेट करने से शुरुआत की, वायुमंडल को बचाया और अब प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र को समाप्त करने की चुनौती के सामने खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये अपकमिंग ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी सच में उस 91% प्लास्टिक के सैलाब को रोक पाएगी जो आज हमारे रिसाइकलिंग सिस्टम को चकमा दे रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, भारत की पोल्यूशन और वेस्ट पॉलिसीज। आगामी परीक्षाओं, खासतौर पर प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक्स कितने हाई यील्ड हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। इसलिए इन कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज को आसानी से याद रखने के लिए हमने इस पूरे डिस्कशन को 2 क्लियर हिस्सों में बांटा है। पहला, एयर यानी वायु प्रदूषण को काउंटर करने वाली नीतियां, और दूसरा, अर्थ यानी सॉलिड और ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं और शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से करते हैं जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स यानी AQLI के नए आंकड़ों के मुताबिक भारत इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। ये एक बेहद गंभीर स्थिति है और यही कारण है कि पिछले कुछ समय में हमारी नीतियों में इतनी तेजी से बदलाव देखे गए हैं। अब ये AQI, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एपिक ने डेवलप किया है, आम पोल्यूशन आंकड़ों जैसा बिल्कुल नहीं है। ये इंडेक्स सीधे तौर पर यह बताता है कि PM 2.5 के लगातार एक्सपोजर से इंसानी आयु यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल कम हो रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि साउथ एशिया में इसका असर इतना भयानक है कि अब ये कुपोषण और असुरक्षित पेयजल दोनों को मिलाकर होने वाले नुकसान से भी आगे निकल चुका है। इस डरावने आंकड़े को देखकर एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल जहन में आता है। हाल ही में लाए गए पॉलिसी बदलाव आखिर इस हवा और तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के संकट से निपट कैसे रहे हैं? आज के इस एक्सप्लेनर का मुख्य उद्देश्य इसी रोड मैप को बिना किसी बायस के प्रैक्टिकली समझना है। तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले हिस्से में हम एयर पोल्यूशन मिटिगेशन पर फोकस करेंगे, जहां SVS और FGD तकनीक पर चर्चा होगी। फिर दूसरे हाफ में हम सीधे हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट होंगे, जिसमें ई-वेस्ट और नए नॉन फेरस मेटल्स के रूल्स को डिकोड किया जाएगा। आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, इंडियाज एयर क्वालिटी क्राइसिस। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, पहले उसमें छुपे खतरों को समझना अनिवार्य है।
ये स्लाइड देखिए, ये बिल्कुल क्लियरली इलस्ट्रेट करती है कि अलग अलग पोल्यूटेंट्स का डैमेज कितना स्पेसिफिक और खतरनाक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जैसे तत्व एसिड रेन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, जबकि PM 2.5 इतने छोटे होते हैं कि वो सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाते हैं। इन्हीं खतरों को स्ट्रेटेजिकली कम करने के लिए अब नए आकलन के तरीके अपनाए जा रहे हैं। सरकारी ट्रैकिंग की इसी कड़ी में अब आते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण यानी SVS 2025 पर। ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शहरों का मूल्यांकन करने वाली एक एनुअल रैंकिंग एक्सरसाइज है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि SVS रैंकिंग कोई एक सिंगल फ्लैट लिस्ट नहीं है। इसको पॉपुलेशन के आधार पर 3 अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। क्यों? ताकि कंपेटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिले और छोटे शहर बड़े शहरों से ना दबें। और इस सब का अल्टीमेट गोल क्या है? 2026 तक PM10 के स्तर में 40% तक की गिरावट लाना। शहरों की हवा को मॉनिटर करने के बाद अब उन सोर्सेज को न्यूट्रलाइज करने की बात करते हैं जहां से पोल्यूशन निकलता है। यहां हमारा मुख्य फोकस कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स पर रहेगा। FGD यानी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन ये पोल्यूशन कंट्रोल की एक ऐसी वाइटल टेक्नोलॉजी है जिसे थर्मल पावर प्लांट्स में एग्जॉस्ट से सल्फर डाइऑक्साइड को बाहर निकालने से रोकने के लिए लगाया जाता है। यहाँ कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप समझना जरूरी है। कोयले से निकलने वाला यही SO2 आगे चलकर उन जानलेवा PM 2.5 पार्टिकल्स का स्रोत बनता है जिनकी हमने पहले चर्चा की थी। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि इसकी केमिस्ट्री कैसे काम करती है। इस वेट लाइमस्टोन प्रोसेस के स्टेप्स को ध्यान से देखिए। स्टेप 1 में एग्जॉस्ट का SO2 लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करता है। स्टेप 2 में इस केमिकल रिएक्शन से जिप्सम बनता है। और फाइनली स्टेप 3 में इस जिप्सम को वेस्ट नहीं किया जाता बल्कि इकट्ठा करके सीमेंट और प्लास्टर इंडस्ट्री में यूज कर लिया जाता है। एक परफेक्ट वेस्ट टू वेल्थ एग्जाम्पल। हाल ही में इन FSGT नियमों में कुछ प्रैक्टिकल बदलाव किए गए हैं। पावर प्लांट्स को उनकी लोकेशन के हिसाब से A, B और C कैटेगरीज में रखा गया है। जो प्लांट्स NCR या 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के पास हैं यानी कैटेगरी A, वहां रूल्स बेहद स्ट्रिक्ट हैं और इंस्टॉलेशन मैंडेटरी है। वहीं कैटेगरी C जो बाकी बचे हुए रिमोट लोकेशंस हैं वहां टाइमलाइंस थोड़ी रिलैक्स कर दी गई हैं। चलिए अब एक ब्रिज क्रॉस करते हैं। यहां हमारा एयर सेगमेंट कंप्लीट होता है और अब हम अर्थ सेगमेंट में प्रवेश करते हैं जहां हम इलेक्ट्रॉनिक और हैजर्डस वेस्ट के तेजी से बढ़ते हुए संकट को समझेंगे। ई-वेस्ट का प्रॉब्लम कितना एक्सप्लोसिव है इसका अंदाजा सिर्फ एक फैक्ट से लग जाता है। सिर्फ 6 सालों के अंदर इसमें 151% की वृद्धि हुई। इस तेजी को काउंटर करने के लिए पॉलिसीज को भी इवॉल्व होना पड़ा। 2016 में बेसिक EPR शुरू हुआ। 2022 आते आते इसे फुल्ली डिजिटलाइज्ड करके रिसाइकलिंग टारगेट्स लाए गए और 2024 में मार्केट बेस्ड EPR सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग लॉन्च कर दी गई। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है और जहाँ से प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन सकती है वो ये है कि पहले के रूल्स और अब के रूल्स में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। 2016 में पूरा जोर सिर्फ वेस्ट इकट्ठा करने यानी कलेक्शन पर था, पर 2022 और 2024 के रूल्स में कलेक्शन टारगेट्स को पूरी तरह हटा दिया गया है। उसकी जगह अब स्ट्रिक्ट रिसाइकलिंग टारगेट्स और एक प्रॉपर ट्रेडिंग मार्केट ने ले ली है। ये सच में सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ एक मैसिव शिफ्ट है। ई-वेस्ट की इस जर्नी के बाद अब आते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के सबसे नए पड़ाव पर। 2025 के हैजार्डस वेस्ट अमेंडमेंट रूल्स के तहत नॉन फेरस मेटल्स को नियमित करना। नॉन फेरस मेटल्स आखिर है क्या? ये वो धातुएं हैं जिनमें आयन यानी लोहे का अंश बिल्कुल नहीं होता, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनके बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिकल वायरिंग से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स तक इनका यूज हर जगह है। इसलिए इनका एंड ऑफ लाइफ साइकिल एक हाई प्रायोरिटी रेगुलेटरी मुद्दा बन गया है। इन मेटल्स को इतना अग्रेसिवली रेगुलेट करने के पीछे इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम इस विजुअल में देख सकते हैं। जंग ना लगना यानी कोरोजन रेजिस्टेंस और इनका लाइट वेट नेचर इन्हें बेहद कीमती बनाता है। लेकिन यही क्वालिटीज इनके कचरे को एनवायरनमेंट के लिए कॉम्प्लेक्स भी बनाती हैं, जिसे मैनेज करने के लिए एक बिल्कुल नए फ्रेमवर्क की जरूरत थी। तो इस नए नॉन फेरस EPR फ्रेमवर्क की हाई यील्ड मैकेनिक्स क्या हैं? पहली बात, इसमें 18 कैटेगरीज के प्रोडक्ट शामिल हैं। दूसरा, सभी प्रोड्यूसर्स और इंपोर्टर्स के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है ताकि सप्लाई चेन में पूरी ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी रहे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स भी टाइट किए गए हैं। और सबसे जरूरी पॉइंट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CCPB इस पूरे नए डिजिटल इकोसिस्टम को चलाने के लिए नोडल अथॉरिटी होगी।
इन सभी नीतियों को डीपली समझने के बाद अंत में एक चुभने वाला सवाल बचता है। भारत आज तेजी से एक सिंपल कलेक्शन सिस्टम को छोड़कर आधुनिक सर्कुलर इकोनॉमी मार्केट्स और एम्बिशियस डिजिटल ट्रैकिंग फ्रेमवर्क्स की तरफ बढ़ रहा है। पर क्या जमीनी स्तर पर काम करने वाली हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज इस रफ्तार से कदम मिला पाएंगी? स्ट्रॉन्ग पॉलिसी डिजाइन और रियल वर्ल्ड एनवायरमेंटल इंप्लीमेंटेशन के बीच का ये गैप हम सब के विचार करने का विषय है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वैश्विक जैव विविधता शासन यानी ग्लोबल बायोडायवर्सिटी गवर्नेंस पर आधारित इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे उन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स और उनमें भारत के रणनीतिक रोल को डिकोड करेंगे जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। हम सिर्फ तथ्यों को रटने वाले नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे के लॉजिक को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले हम प्रजातियों के असेसमेंट को समझेंगे, फिर बेनिफिट शेयरिंग और डीएसआई, एग्रीकल्चरल हेरिटेज, साइटीज और वाइल्ड लाइफ ट्रेड को देखते हुए आखिर में हम ग्लोबल डेटा और टारगेट्स पर बात करेंगे। चलिए अपने पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्रों का आकलन। अब देखिए, IUCN का स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन यानी SSC सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी नहीं है। इसे आप वो मेन साइंटिफिक इंजन मान सकते हैं जिस पर साइट्स जैसे बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशंस टिके हुए हैं। जब भी किसी थ्रेटेंड स्पीशीज का असेसमेंट होता है या उसे बचाने के लिए कोई रिकवरी प्लान बनता है, तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का यही कमीशन उसे लीड करता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका इंडिया कनेक्शन। हाल ही में भारतीय कंजर्वेशनिस्ट विवेक मेनन को 2025 से 2029 तक के लिए इस कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर उनका अनुभव ग्लोबल लेवल पर संरक्षण रणनीतियों में भारत के बढ़ते प्रभाव को साफ दिखाता है। एग्जाम के लिए ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। चलिए अब फिजिकल स्पीशीज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, लाभ साझाकरण और डिजिटल अनुक्रम जानकारी। अब जरा सोचिए, क्या होगा जब बायोडायवर्सिटी की वैल्यू किसी पौधे या जानवर से नहीं, बल्कि कंप्यूटर पर मौजूद उसके डिजिटलाइज्ड डेटा से आने लगे। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD के सामने ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है कि इस डिजिटल डेटा तक सबकी पहुंच हो और उससे होने वाले मुनाफे का सही और न्याय संगत बंटवारा कैसे किया जाए। और यही एंट्री होती है डिजिटल अनुक्रम जानकारी या DSI की। आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स का डिजिटल जेनेटिक डेटा है। मान लीजिए फार्मा कंपनियां इस डेटा का इस्तेमाल करके नई और महंगी दवाइयां बना रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस देश के जंगलों से वो जेनेटिक कोड आया है, उससे उस अरबों के कमर्शियल मुनाफे में से क्या मिल रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए COP16 में एक बहुत ही इनोवेटिव कदम उठाया गया, कैली फंड। ये एक ऐसा फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो तय करेगा कि जो भी कंपनियां इस डिजिटल डेटा का इस्तेमाल कर रही हैं, वो अपने मुनाफे का एक हिस्सा इस फंड में दें। और इसका सबसे बेहतरीन पहलू ये है कि इस फंड का 50% हिस्सा सीधे उन स्वदेशी और स्थानीय समुदायों को जाएगा जो असल में पीढ़ियों से इन संसाधनों की रक्षा कर रहे हैं। अब हम अपने तीसरे महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं, कृषि विरासत प्रणालियां। सिर्फ जंगलों को ही नहीं, हमें अपनी सदियों पुरानी खेती के तरीकों को भी तो बचाना है। इसके लिए FAO ने 2002 में GIHS यानी विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियां शुरू की। ये पहल सिर्फ बीजों को बचाने के बारे में नहीं है, ये उन जीवित विरासत प्रणालियों को मान्यता देती है जहां आपका पारंपरिक ज्ञान, किसानी और प्रकृति एक साथ मिलकर काम करते हैं। भारत के संदर्भ में आपको ये 3 साइट जरूर याद होनी चाहिए। केरल के कुटनाड में समुद्र तल से नीचे होने वाली अनोखी खेती, ओडिशा के कोरापुट की समृद्ध आदिवासी कृषि और कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध केसर विरासत। ये तीनों ही इस बात के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे इंसान और प्रकृति का बैलेंस सदियों से चला आ रहा है। इन्हें कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से सीधे सवाल बन सकते हैं। चलिए अब अपने चौथे पिलर पर आते हैं, साइट्स और वन्यजीव व्यापार का रेगुलेशन। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 50 बहुत खास है। लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो कन्वेंशन है, जिसे हम साइटीज कहते हैं, उसने हाल ही में अपने 50 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं।
इन 5 दशकों में इस फ्रेमवर्क ने 40,000 से ज्यादा पौधों और जानवरों को अत्यधिक दोहन से बचाया है। अगर हम साइट्स के काम करने के तरीके को देखें तो ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। परिशिष्ट 1 या अपेंडिक्स 1 पूरी तरह से कमर्शियल ट्रेड को बैन करता है, जैसे बाघ और गैंडे के मामले में। अपेंडिक्स 2 में व्यापार होता तो है, लेकिन बहुत सख्त कंट्रोल के साथ। और अपेंडिक्स 3 में वो प्रजातियां हैं जिन्हें किसी एक देश ने अपने यहाँ प्रोटेक्ट किया है और उसे उस प्रजाति को बचाने के लिए बाकी दुनिया की मदद चाहिए। लेकिन यहाँ एक कैच है। साइट्स अपने आप में एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट तो है, लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेदारी देशों की खुद की होती है। भारत में इसे हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के जरिए लागू किया जाता है और हमारा पर्यावरण मंत्रालय यानी MoFFC इसके लिए मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम करता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून को असल ताकत हमारे घरेलू कानून से ही मिलती है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्से पर, वैश्विक डेटा और लक्ष्य। देखिए, बिना सही डेटा के कोई भी पॉलिसी काम नहीं कर सकती। यहीं पर IBAT अलायंस एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। ये कोई एक डेटाबेस नहीं है, बल्कि IUCN जैसे 4 बड़े संगठनों की मदद से 3 सबसे बड़े ग्लोबल डेटाबेस को एक ही जगह जोड़ता है। जब भी कोई सरकार या कंपनी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाती है तो पर्यावरण पर उसका क्या असर होगा, ये असेसमेंट इसी सटीक डेटा के आधार पर किया जाता है। और इन्हीं डेटा टूल्स का इस्तेमाल करके 2022 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इसे अक्सर प्रकृति के लिए पेरिस समझौता भी कहा जाता है। इसने पुराने पड़ चुके आइची टारगेट्स की जगह ली है, ताकि बायोडायवर्सिटी के नुकसान को रोकने के लिए एक ज्यादा अग्रेसिव और आधुनिक रास्ता अपनाया जा सके। इस पूरे फ्रेमवर्क का जो सबसे एम्बिशियस टारगेट है वो है 30x30 यानी 30x30। इसका सीधा सा मतलब है कि साल 2030 तक हमें पृथ्वी की 30% जमीन और 30% महासागरों को हर हाल में संरक्षित करना है। ये लक्ष्य सुनने में काफी बड़ा लगता है, लेकिन ये आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। तो इस एक्सप्लेनर में हमने बायोडायवर्सिटी गवर्नेंस के सभी बड़े पिलर्स को डिकोड किया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जैसे जैसे कैली फंड जैसी चीजें आकार ले रही हैं और 30x30 जैसे मुश्किल लक्ष्य हमारे सामने हैं, तो क्या हमारे देश की नीतियां इन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स और जमीनी स्तर पर स्वदेशी अधिकारों के बीच एक सही बैलेंस बना पाएंगी? क्या हम डेटा और प्रकृति दोनों को एक साथ बचा सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी तैयारी को एक नई वैचारिक स्पष्टता मिली होगी। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे भारत के उन सॉलिड और व्यवस्थित कदमों के बारे में जो जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी की चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं। अगर हम UPSC प्रीलिम्स जैसी किसी भी अहम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और बेहद काम का होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 6.98 लाख। चौंक गए ना? ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये सिर्फ एक सिंगल ऑपरेशन के जरिए ओडिशा के तट पर बचाए गए ऑलिव रिडले कछुओं की संख्या है। सोचिए, जब एक ऑपरेशन का स्केल इतना बड़ा हो सकता है तो आगे हम जिन राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों पर चर्चा करने वाले हैं वो कितने विशाल होंगे। तो आज के हमारे इस सफर का रूट मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे जमीन पर रहने वाले विशाल जीवों यानी मेगाफोना से, फिर चलेंगे हमारे बेहद संवेदनशील तटीय इकोसिस्टम की तरफ और आखिर में बात करेंगे उन राष्ट्रीय संस्थागत ढांचों और नई तकनीकों की जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, मेगाफोना और शीर्ष शिकारी। फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे भारत अपनी फूड चेन के सबसे मजबूत और टॉप जानवरों को अवैध शिकार और विलुप्त होने से बचा रहा है। अगर ऐसा लगता है कि कंजर्वेशन में सिर्फ बुरी खबरें ही आती हैं, तो ये रिपोर्ट एक शानदार सक्सेस स्टोरी है। हाल ही में साइट्स के लिए तैयार की गई इस IUCN ट्रैफिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और नेपाल में ग्रेटर वन हॉर्न राइनो यानी एक सींग वाले गैंडों की आबादी लगातार बढ़ रही है। 2021 से 2024 के बीच शिकार के मामले ना के बराबर रहे हैं। और हाँ, नेपाल के चितवन नेशनल पार्क को तो इसके लिए एक बेहतरीन मॉडल साइट माना गया है। अब सवाल ये उठता है कि शिकार के इतने कम मामले आखिर सुनिश्चित कैसे किए गए। यहीं पर एंट्री होती है साइंस की। ये है रोडस प्रोग्राम। मूल रूप से इसे साउथ अफ्रीका में बनाया गया था, लेकिन अब इसे भारत में अडॉप्ट किया गया है। इसका काम बड़ा दिलचस्प है।
इसके तहत काजीरंगा जैसे पार्कों में हर एक गैंडे का डीएनए सैंपल लेकर एक यूनिक फिंगरप्रिंट बनाया जा रहा है। इसे आप गैंडों का अपना एक तरह का बायोमेट्रिक डेटाबेस समझ सकते हैं, जो शिकारियों के खिलाफ फोरेंसिक जांच में सबसे अचूक हथियार साबित हो रहा है। फूड चेन में थोड़ा और ऊपर चलते हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये लिस्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के तहत आने वाले 7 शानदार शिकारियों की है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय की अगुवाई में इस ग्लोबल अलायंस के जरिए बाघ, शेर, तेंदुए से लेकर चीता तक को सुरक्षित करने का बीड़ा उठाया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कैच है। ध्यान दें, इस लिस्ट में जगुआर और प्यूमा भी शामिल हैं। हम जानते हैं कि ये दोनों भारत की मूल प्रजातियां नहीं हैं, फिर भी इन्हें शामिल करना इस बात का पक्का सबूत है कि भारत का ये IBCA विजन सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सच में एक ग्लोबल अलायंस है। और जाहिर सी बात है, इतने बड़े ग्लोबल अलायंस को चलाने के लिए फंडिंग भी बड़ी चाहिए। इसीलिए भारत ने शुरुआत में ही अगले 5 सालों के लिए लगभग $100 मिलियन का एक तगड़ा फंड कमिट किया है। अब जमीन से हटकर रुख करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन का, जो भारत के संवेदनशील समुद्री तटों, मैंग्रोव्स और वहां बसने वाली समुद्री प्रजातियों की रक्षा पर केंद्रित है। इस मैप पर नजर डालिए। ये भारत की मैंग्रोव संपदा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, पूर्व में सुंदरबन के विशाल जंगलों से लेकर पश्चिमी तट के फैलाव तक। क्या हमें पता है कि पूरी दुनिया के कुल मैंग्रोव का लगभग 3% हिस्सा सिर्फ भारत के पास है? ये अपने आप में खजाना है। इन्हीं अमूल्य तटीय रक्षकों को बचाने के लिए 2023-24 के बजट में एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया, मिष्ठी योजना। ये सिर्फ पेड़ लगाने के बारे में नहीं है, ये एक सॉलिड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है। ये योजना इकोलॉजी को सीधा इकोनॉमी से जोड़ती है, जहां मनरेगा और कैंपा फंड के जरिए मैंग्रोव भी बच रहे हैं और स्थानीय लोगों के लिए आय भी जनरेट हो रही है। अब यहां एक कमाल का फैक्ट देखते हैं। आमतौर पर जैसे ही मैंग्रोव शब्द आता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले सुंदरबन आता है, राइट? लेकिन इस डेटा को देखिए। मिष्टी योजना के तहत रिस्टोर की जा रही कुल 22,500 हेक्टेयर भूमि का भारी भरकम 85% हिस्सा दरअसल गुजरात में है। ये एग्जाम के लिए याद रखने लायक एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। वनस्पतियों की बात हो गई, अब वापस चलते हैं हमारे समुद्री मेहमानों के पास। हमने शुरुआत में जिन लाखों कछुओं का जिक्र किया था, उन्हें बचाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड हर साल एक जबरदस्त मुहिम चलाता है, ऑपरेशन ओलिविया। इसका मकसद गहीरमाथा और ऋषिकुलिया जैसी जगहों पर ओलिव रिडले कछुओं की उस अद्भुत सामूहिक नेस्टिंग प्रोसेस को सुरक्षित करना है, जिसे अरीबाड़ा कहते हैं। परीक्षा के नजरिए से इन कछुओं का लीगल स्टेटस जानना बहुत जरूरी है। एकदम क्लियर कट याद रखिए। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल स्टेटस और साइटस के परिशिष्ट 1 में इन्हें रखा गया है। और अब हम आ गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे फ्यूचरिस्टिक हिस्से पर, जहां हम बात करेंगे उस गवर्नेंस और नई नवेली तकनीकों की जो कंजर्वेशन के अगले 10 सालों का भविष्य तय करेंगी। प्रजातियों के इतने बड़े डेटा को सही तरीके से मैनेज करने के लिए भारत ने 2025 की IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में अपना खुद का नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप लॉन्च कर दिया है। ये 2030 तक हमारे 30% जमीन और समंदर को सुरक्षित करने के लक्ष्य का एक बहुत ही साइंटिफिक और स्टैंडर्डाइज तरीका है। अब इस रोड मैप को लागू करने वाली दोनों नोडल एजेंसियों का ये ऐतिहासिक कंपैरिजन देखिए। ये काफी मजेदार है। एक तरफ है जीवों पर फोकस करने वाला ZSI ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ वनस्पतियों वाला BSI बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि BSI की स्थापना 1890 में हुई थी, यानी ये ZSI से पूरे 26 साल पुरानी संस्था है। लेकिन देखिए, सिर्फ जीवों को बचाना ही काफी नहीं है ना। भारत का नया R&D रोड मैप सीधे क्लाइमेट चेंज की जड़ पर वार कर रहा है। यहां बात हो रही है CCUS यानी कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज की। आसान भाषा में कहें तो नेट जीरो फ्यूचर हासिल करने के लिए कार्बन को हवा में घुलने से पहले ही पकड़ लेना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। एक तरफ हमारी इकोनॉमी रॉकेट की तरह भाग रही है और दूसरी तरफ हमारे पास रोडीज और CCUS जैसे बेहद एडवांस साइंटिफिक टूल्स हैं। क्या इन दोनों का ये फ्यूजन ही वो अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है जो विकास और प्रकृति के बीच बैलेंस बना पाएगा? ये सवाल आज के लिए भी है और कल के भविष्य के लिए भी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ भारत के भविष्य को तय करेगा बल्कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी बेहद क्रिटिकल है। हम बात कर रहे हैं भारत के रणनीतिक विकास और हमारे इकोसिस्टम के संरक्षण के बीच के उस नाजुक संतुलन की। एक तरफ देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हमारी प्रकृति है। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स लेकिन बेहद दिलचस्प टॉपिक को डीकोड करते हैं। फटाफट देखते हैं आज के हमारे टॉपिक्स। शुरुआत करेंगे भारत के प्रमुख स्थलीय रिजर्व से, फिर चलेंगे हमारे द्वीपों की तरफ और समझेंगे चर्चित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को। उसके बाद वेटलैंड्स और कोस्टल फ्रैग्स पर बात होगी और आखिर में देखेंगे ग्लोबल लेवल पर भारत के फॉरेस्ट रिसोर्सेज की रैंकिंग्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, प्रमुख स्थलीय रिजर्व। आपने यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर यानी M&AB प्रोग्राम के बारे में तो सुना ही होगा। इसके तहत किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को मेनली 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसे समझना बहुत आसान है। इमेजिन कीजिए 3 सर्कल। सबसे अंदर का सर्कल है कोर जोन, जो एकदम स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड है। यहाँ इंसान का जाना लगभग मना है। उसके ठीक बाहर आता है बफर जोन, जहां रिसर्च या एजुकेशन जैसे कुछ सीमित काम ही हो सकते हैं। और सबसे बाहर है ट्रांजिशन जोन, जहां हम और आप जैसे लोग रहते हैं और संसाधनों का सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। है ना कमाल का सिस्टम? अब इसी प्रोग्राम का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखिए, हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये MAB के तहत भारत का पहला कोल्ड डेजर्ट है। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये हिमाचल की स्पीति, लाहौल स्पीति और किन्नौर से लेकर लद्दाख के विशाल ट्रांस हिमालयी इलाके तक फैला हुआ है। मज़ेदार बात यह है कि ये पूरा इलाका हिमालय के रेन शैडो एरिया में आता है, मतलब यहाँ बारिश ना के बराबर होती है। फिर भी ये ग्लेशियर से निकलने वाली कई बड़ी नदियों का सोर्स है। सोचिए प्रकृति का कैसा अद्भुत संतुलन है। चलिए अब सीधे चलते हैं नॉर्थ ईस्ट असम की तरफ। यहाँ के नेशनल पार्क्स का नेटवर्क बहुत ही दिलचस्प है, खास तौर पर अगर आप डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन पर गौर करें। ये ब्रह्मपुत्र, डिब्रू और लोहित नदियों के ठीक बीच में स्थित है। इन नदियों से घिरे होने के कारण इसका पूरा इकोसिस्टम एकदम अलग तरह का बन जाता है। डिब्रू-सैखोवा की सबसे बड़ी खासियत है इसकी डायनामिक ज्योग्राफी, मतलब नदियों की वजह से यहाँ की जमीन लगातार अपना रूप बदलती रहती है। ये जगह मुख्य रूप से अपने फेरल हॉर्सेस यानी जंगली घोड़ों और लुप्तप्राय व्हाइट विंग्ड वुड डक के लिए मशहूर है। यहाँ आपको सलिक्स के दलदली जंगल और घास के बड़े बड़े मैदान देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ सब कुछ इतना सेफ नहीं है। आपको याद होगा 2020 में पासी में बागजान ऑयल वेल में एक भयंकर आग लगी थी। इस एक घटना ने वहाँ के पूरे वेटलैंड सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि हमारे इंडस्ट्रियल खतरे कितने रियल हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले टॉपिक पर, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का विजन सच में बहुत विशाल है। यहाँ एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, गैस और सोलर पावर प्लांट, एक पूरी नई टाउनशिप और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्लान है। इसका सीधा मकसद है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को पावर देना और इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी नेवल प्रेजेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाना। रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन सामने आती है। एक तरफ है हमारी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एम्बिशन, जैसे एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट, हमारी ब्लू इकोनॉमी का विकास और नेवी की मजबूत पकड़, और दूसरी तरफ है एक कठोर इकोलॉजिकल रियलिटी। ये पूरा का पूरा मेगा प्रोजेक्ट एक बेहद नाजुक यूनेस्को ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के ठीक बीचों बीच बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस रिजर्व में ऐसा क्या है जो इतना क्रिटिकल है। देखिए, ये जगह दुनिया के सबसे बड़े लेडरबैक समुद्री कछुओं के लिए नेस्टिंग साइट है, खासकर गैलाथिया बे का इलाका। इसके अलावा निकोबार मेगापोर्ट जैसे जीव जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, वो यहीं रहते हैं। और सबसे सेंसिटिव मुद्दा, ये इलाका शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों का घर है। शोम्पेन एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG हैं। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, आर्द्रभूमि और तटीय झंडे यानी वेटलैंड्स और ब्लू फ्लैग्स। वेटलैंड्स की बात हो और रामसर कन्वेंशन का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसमें एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह की इमरजेंसी लिस्ट है। अगर किसी रामसर साइट पर प्रदूषण या इंसानी दखलंदाजी की वजह से खतरा मंडरा रहा है, तो उसे इस मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है।
ये दुनिया को बताता है कि बॉस, इस वेटलैंड को तुरंत अटेंशन की जरूरत है। अगर हम कुछ रीसेंट डेटा देखें तो रामसर कन्वेंशन का जो 15वां कॉप COP15 है, उसकी अध्यक्षता 2025 से 28 तक जिम्बाब्वे कर रहा है। और भारत के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ अब लगभग 98 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। इसमें सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? वो है तमिलनाडु। एग्जाम के पर्पस से ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि तमिलनाडु रामसर साइट्स के मामले में नंबर 1 पर है। इसी तरह अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो भारत के ब्लू फ्लैग बीच लगातार बढ़ रहे हैं। ये सर्टिफिकेशन पर्यावरण मंत्रालय के बीम्स प्रोग्राम के तहत मैनेज किया जाता है। गुजरात का शिवराजपुर हो या केरला का कप्पड़, ईस्ट कोस्ट पर आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा और अंडमान का विश्व प्रसिद्ध राधानगर बीच भी इस लिस्ट में है। और हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम और पुदुचेरी के ईडन बीच को भी ये दर्जा मिल गया है। ब्लू फ्लैग मिलने का सीधा मतलब है साफ पानी, बेहतर सुरक्षा और एकदम सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अब आते हैं आज के आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट। नंबर 9। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2025 की जो लेटेस्ट ग्लोबल रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से दुनिया भर के टोटल फॉरेस्ट एरिया में भारत अब 9वें नंबर पर आ गया है। इतनी बड़ी आबादी और इतने तेज विकास के बावजूद हमने अपने वन क्षेत्र को न सिर्फ बचाया है, बल्कि टॉप 10 में जगह भी बनाई है। और ये देखिए नंबर 3, ये उससे भी ज्यादा इंप्रेसिव है। जब बात नेट एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन की आती है, यानी हर साल हम कितने नए जंगल जोड़ रहे हैं, तो भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर खड़ा है। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट अपनी जगह है, लेकिन पेड़ लगाने और जंगल बढ़ाने में भी हम ग्लोबल लीडर्स में से एक है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक तरफ हमारे पास ग्लोबल फॉरेस्ट रैंकिंग में तीसरे और 9वें नंबर जैसी शानदार सफलताएं हैं, और दूसरी तरफ ग्रेट निकोबार जैसी बड़ी और जरूरी भू रणनीतिक परियोजनाएं हैं जो बहुत ही नाजुक जंगलों के बीच बन रही हैं। ऐसे में भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट की जरूरतों को इस ग्लोबल कंजर्वेशन की जिम्मेदारी के साथ कैसे बैलेंस करेगा? सच कहूं तो इसी सवाल का जवाब आने वाले दशकों में भारत का फ्यूचर तय करेगा। इस पे जरूर सोचिएगा। आज के इस एनालिसिस में इतना ही। नमस्कार। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स के नजरिए से बेहद अहम है, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन। हमारी आज की ये जर्नी भारत की कुछ शानदार डोमेस्टिक अचीवमेंट से शुरू होगी और फिर हम एक सोबरिंग ग्लोबल रियलिटी चेक की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में जंप करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एजेंडे पर एक क्विक नजर डाल लेते हैं। ये 5 मेन सेक्शंस हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। इथेनॉल ब्लेंडिंग से लेकर IEA के मीथेन ट्रैकर तक ये पूरा का पूरा खाका बहुत ही डेंस है। इसमें पॉलिसी और टेक्नोलॉजी दोनों के ऐसे शिफ्ट शामिल हैं जो एग्जाम के लिए आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो इस एनर्जी ट्रांजिशन की सीढ़ी पर हमारा पहला कदम है सेक्शन 1, भारत की इथेनॉल ब्लेंडिंग सक्सेस। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के तहत ये हमारी एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक जीत है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2014 में हम सिर्फ 1.5% के आसपास ब्लेंडिंग कर रहे थे। 2022 आते आते हमने 10% का माइलस्टोन अचीव कर लिया। लेकिन कैच यहाँ है, जो 20% का टारगेट हमने 2030 के लिए रखा था, उसे काफी एग्रेसिवली प्रीपोन करके 2025-26 कर दिया गया है। ये अपने आप में एक मैसिव जंप है। ये 20% यानी E20 का टारगेट सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन, और यहां हमें थोड़ा क्रिटिकल होना पड़ेगा, इसके साथ कुछ सीरियस ट्रेड ऑफ्स भी आते हैं, जैसे कि फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट और गन्ने की खेती से बढ़ने वाला वाटर स्ट्रेस। तो हमें सफलता के साथ साथ इन चुनौतियों को भी याद रखना है। खैर, अब सीढ़ी पर थोड़ा और ऊपर चलते हैं। बात करते हैं सेक्शन 2 की, FCEV के पीछे का विज्ञान। मोबिलिटी सेक्टर का ये नेक्स्ट बिग थिंग है और MNRE फिलहाल इसके पायलट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब यहाँ सिर्फ डेफिनेशन रटने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम के लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग और ज़रूरी बात है वो है इसका केमिकल एस्पेक्ट। इन व्हीकल्स में जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी यूज होती है ना, उसके इलेक्ट्रोड्स पर प्लैटिनम कैटलिस्ट का होना बहुत क्रूशियल है। ये एक ऐसा की फैक्ट है जो सीधे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और यही साइंस इसके सामने आने वाले बड़े चैलेंजेस को भी हाईलाइट करती है। देखिए, ये टेक्नोलॉजी तो बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन हाइड्रोजन की डेंसिटी इतनी कम होती है कि उसे स्टोर करने के लिए हाई प्रेशर या लिक्विफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक नाइटमेयर है। ऊपर से इलेक्ट्रोलिसिस और कंप्रेशन के प्रोसेस में बहुत भारी एनर्जी लॉस होता है।
तो अब इस फ्यूल चैलेंज को इतने बड़े स्केल पर सॉल्व कैसे किया जाए, यहीं एंट्री होती है हमारे सेक्शन 3 की, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, जिसे MNRE ने बहुत ही बड़े विजन के साथ लॉन्च किया है। प्रीलिम्स के लिए आपके स्क्रीन पर दिख रही ये टेबल बहुत काम की है। हमें इन तीनों के बीच का फर्क एकदम क्लियर होना चाहिए। याद रखिए, जब हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइसिस स्ट्रिक्टली रिन्यूएबल एनर्जी से ही होना चाहिए, तभी वो जीरो एमिशन वाली कैटेगरी में आएगा, वरना ग्रे या ब्लू तो फॉसिल फ्यूल्स पर ही टिके हैं। मैं यहां एक सेकंड रुकना चाहूंगा, इस नंबर को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन। ये सिर्फ एक रैंडम आंकड़ा नहीं है, ये भारत की 2030 डीकार्बोनाइजेशन स्ट्रैटेजी का सबसे मजबूत पिलर है। अब इसके रेगुलेटरी साइड पर आते हैं। देखिए, साइट प्रोग्राम तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है, जो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्रिटिकल है MRV फ्रेमवर्क। क्यों? ताकि ग्रीन वॉशिंग को रोका जा सके। मतलब कोई भी कंपनी झूठा दावा न कर दे कि उनका प्रोडक्ट सस्टेनेबल है। इसीलिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वेरिफिकेशन एजेंसीज को मान्यता देता है, एकदम सॉलिड चेक एंड बैलेंस। ओके, तो अब हम अपनी टेक्नोलॉजिकल सीढ़ी के एकदम टॉप पर पहुंच गए हैं। सेक्शन 4 ई-मिथेनॉल क्रांति और वो कटिंग एज पावर टू एक्स टेक्नोलॉजी जो इसे ड्राइव कर रही है। यहाँ का कॉन्ट्रास्ट जरा ध्यान से देखिए। कन्वेंशनल मेथनॉल तो सीधा फॉसिल फ्यूल्स यानी नेचुरल गैस या कोयले से बनता है, लेकिन ई-मेथनॉल ये एक सिंथेटिक फ्यूल है जो ग्रीन हाइड्रोजन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से कैप्चर किए गए CO2 को मिलाकर तैयार किया जाता है। मतलब ये एक लगभग जीरो एमिशन कार्बन न्यूट्रल ऑल्टरनेटिव है। अब ग्लोबल लेवल पर देखें तो डेनमार्क ने दुनिया का पहला कमर्शियल ई-मेथनॉल प्लांट शुरू कर दिया है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर भी हम पीछे नहीं हैं। असम पेट्रोकेमिकल्स ने कांडला के दीनदयाल पोर्ट पर 150 टन पर डे कैपेसिटी वाले प्लांट के लिए एक बेहद क्रिटिकल MOU साइन किया है। यह हमारे मैरिटाइम डीकार्बनाइजेशन के लिए एक बहुत बहुत बड़ा स्टेप है। फाइनली, अब डोमेस्टिक पॉलिसी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक ग्लोबल रियलिटी चेक लेते हैं। सेक्शन 5 IEA ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 रिपोर्ट। इस डेटा को देखिए, ये थोड़ा डराने वाला है। हर साल लगभग 580 से 600 मेगाटन मीथेन का एमिशन हो रहा है, जो कि एक रिकॉर्ड हाई है। और सबसे बड़ी बात, इसमें से 60% के लिए सीधे तौर पर हम इंसान यानी हमारी एक्टिविटीज जिम्मेदार हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम मीथेन पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, तो ये सिंगल मीट्रिक सब कुछ साफ कर देता है। प्री इंडस्ट्रियल टाइम से लेकर अब तक जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उसमें लगभग 30% हिस्सा अकेले मीथेन का है। कार्बन डाइऑक्साइड की चर्चा में मीथेन एक ऐसा साइलेंट लेकिन मैसिव कंट्रीब्यूटर है जिसे अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसीलिए COP26 में ग्लोबल मीथेन प्लेज लाया गया था, जिसका टारगेट 2030 तक एमिशंस में 30% की कमी लाना है। लेकिन एग्जाम के लिए जो सबसे क्रूशियल फैक्ट आपको याद रखना है, वो ये कि भारत इस प्लेज का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, हमने अपनी डेवलपमेंटल और एग्रीकल्चरल प्रायोरिटीज को देखते हुए इससे बाहर रहने का फैसला किया है। और ये भी ध्यान रहे कि भारत IEA का फुल मेंबर नहीं है, बल्कि 2017 से सिर्फ एक एसोसिएशन कंट्री है। तो इस पूरे डीप डाइव को समराइज करते हुए मैं आपके लिए एक प्रीलिम स्टाइल एनालिटिकल सवाल छोड़ रहा हूं। जरा सोचिए, एक तरफ भारत का 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का टारगेट है और दूसरी तरफ हम ग्लोबल मीथेन प्लेज में शामिल नहीं हैं। ऐसे में पावर टू एक्स जैसी टेक्नोलॉजीज कैसे हमारी डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल वार्मिंग मैट्रिक्स के बीच एक बैलेंस बनाती हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से टेस्ट करेगा। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं क्लोज करते हैं। क्लाइमेट डेटा और इनकी कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज सच कहें तो काफी उलझन भरी लगती है ना? आज के इस गहन विश्लेषण में हम इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। अगर आप UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिस्कशन बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हम ऑफ टारगेट एमिशंस गैप रिपोर्ट, इंडिया के नए नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जैसे बेहद अहम विषयों की गहराई में उतरेंगे। बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। आज हम एक मैक्रो टू माइक्रो अप्रोच लेंगे। पहले ग्लोबल क्लाइमेट रियलिटी चेक, फिर UNEP की एमिशंस गैप रिपोर्ट और ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस का आकलन। उसके बाद हम देखेंगे ओशंस और क्लाइमेट एक्शन को, और अंत में सीधे इंडिया के कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क, आर्टिकल 6 और NDA पर फोकस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ग्लोबल क्लाइमेट रियलिटी चेक।
WMO यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट अपडेट 2025 पर नज़र डालें तो एक सच में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। ग्लोबल टेम्परेचर अनोमली प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लगभग 1.42 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुकी है। यह बिल्कुल क्लियर कर देता है कि हम एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी के दौर से गुजर रहे हैं। और इससे भी बड़ी चिंता की बात इस डेकेडल अपडेट में छिपी है। ध्यान दीजिए, इस बात की 80% संभावना है कि 2025 से 2029 के बीच कम से कम एक साल ऐसा होगा जब हम 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के उस क्रिटिकल थ्रेशोल्ड को पार कर जाएंगे। मतलब पेरिस एग्रीमेंट के इस सबसे अहम लक्ष्य का टेम्परेरी ब्रीच अब लगभग तय लग रहा है। इस बड़ी प्रॉब्लम की वजह क्या है? स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन 2025 रिपोर्ट कहती है कि 40 से ज़्यादा क्लाइमेट इंडिकेटर्स में से ज़्यादातर बिल्कुल वेल ऑफ ट्रैक हैं। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन ये अकेली फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करने के लिए काफ़ी नहीं है। हैवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील और सीमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर्स तो बहुत पीछे छूट गए हैं। वहाँ हाई मीथेन एमिशंस और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की भारी कमी है। वैसे इसी समस्या से निपटने के लिए यूएनई फूड वेस्ट ब्रेकथ्रू जैसी नई पहल शुरू की गई है, जिसका मुख्य टारगेट फूड सिस्टम्स और एग्रीकल्चर एमिशंस को ड्रास्टिकली कम करना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, द यूनिप इमिशंस गैप। अगर हम प्रीलिम्स के नज़रिए से देखें तो इस एमिशंस गैप का मतलब समझना बेहद ज़रूरी है। असल में ये गैप दर्शाता है कि हमारी करंट पॉलिसीज से कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहा है और 1.5 या 2 डिग्री वार्मिंग को रोके रखने के लिए हमें इन एमिशंस को कितना कम करना चाहिए था। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही एमिशंस गैप है। यूएनईपी की 16th एडिशन ऑफ टारगेट रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर करंट नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस पूरी तरह से लागू भी हो जाएं, तभी इस सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग 2.5 से 2.9 डिग्रीज तक जा सकती है। ये सोचें तो काफ़ी डरावना लगता है। इस स्थिति से बचने के लिए 2030 तक ग्लोबल एमिशंस में कितनी कमी चाहिए? 1.5 डिग्रीज का लक्ष्य जिंदा रखने के लिए एमिशंस में एकदम से 42% की भारी गिरावट आनी चाहिए। वहीं अगर 2 डिग्री का टारगेट मेंटेन करना है तो 28% की कमी आवश्यक है। वक्त कम है और टारगेट बहुत बड़ा। चलिए अब तीसरे भाग पर चलते हैं, जहां हम असेसिंग ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। एक सच में हैरान करने वाला फैक्ट सुनिए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI 2026 ने अपनी टॉप 3 रैंक्स बिल्कुल खाली छोड़ दी हैं। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का एक भी देश अपने लक्ष्य पर खरा नहीं उतर पा रहा। वहीं हमारा अपना देश इंडिया, जो पहले टॉप 10 में जगह बनाए हुए था, अब खिसककर 23rd रैंक पर आ गया है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह कोयले पर हमारी निर्भरता और रीन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन में मिली लो रेटिंग है। ओवरऑल GHG एमिशंस और पॉलिसी में हम अभी भी मीडियम पर हैं। इन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को समझते वक्त हमें इन गैसेस के बीच के अंतर को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, खासकर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच। देखिए, मीथेन का वार्मिंग इम्पैक्ट CO2 से कई ज्यादा खतरनाक होता है। हालांकि एटमॉस्फेयर में इसकी लाइफ लगभग 12 साल ही होती है। दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का वार्मिंग पोटेंशियल भले ही मीथेन से कम हो, लेकिन इसका एटमॉस्फेरिक परसिस्टेंस काफी लंबा होता है। ये सदियों तक बनी रहती है। अब रुख करते हैं अपने चौथे भाग की ओर, ओशंस और क्लाइमेट एक्शन। इस हिस्से को अक्सर डिस्कशंस में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमारे ओशंस दुनिया का 90% एक्सेस हीट स्टोर करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्राज़ील और फ्रांस ने मिलकर एक ब्लू NDC चैलेंज लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव सच में एक गेम चेंजर है। इसका मेन गोल मरीन इकोसिस्टम्स को फॉर्मली नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस का हिस्सा बनाना है। यानी समुंदर को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, बल्कि क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन का एक मेजर एलाई माना जाएगा। एक तरफ है बड़े बड़े हाई लेवल ग्लोबल प्लेजेस और दूसरी तरफ है ग्राउंड जीरो पर इन कार्बन सिंक्स का प्रैक्टिकल रिस्टोरेशन। उदाहरण के तौर पर ब्राज़ील के प्रो मैंगजाल इनिशिएटिव को ही ले लीजिए। ये बेहद अहम है क्योंकि मैंग्रोव्स नॉर्मल टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट के मुकाबले लगभग 6 गुना ज़्यादा कार्बन स्टोर करते हैं। ये दर्शाता है कि एक्चुअल हैंड्स ऑन मिटिगेशन एक्शन सच में कैसा होना चाहिए। चलिए अब ग्लोबल से डोमेस्टिक लेवल की तरफ आते हैं। हमारा 5वां भाग है इंडियाज़ कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क। इमिशंस को बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिवली कम करने के लिए इंडिया ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम बनाई है। ये पूरी स्कीम वेरीफाइड कार्बन क्रेडिट्स की खरीद फरोख्त यानी ट्रेडिंग पर आधारित है। अब एक कार्बन क्रेडिट क्या है?
इसका सीधा सा मतलब है 1 टन CO2 इक्विवेलेंट को हवा से कम करना या हटाना। जब ये वेरीफाइड हो जाता है तो ये अपने आप में एक ऐसी ट्रेडेबल यूनिट बन जाती है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। ये ट्रेडिंग स्कीम मुख्य रूप से 2 डिस्टिंक्ट ट्रैक्स यानी 2 अलग मैकेनिज्म्स पर काम करती हैं। पहला है कंप्लायंस मैकेनिज्म। ये पावर और स्टील जैसी हैवी इंडस्ट्रीज के लिए लीगली बाइंडिंग इमिशन इंटेंसिटी टारगेट सेट करता है। और दूसरा है ऑफसेट मैकेनिज्म, जो कि एक वॉलंटरी मार्केट है जहां रिन्यूएबल एनर्जी या पेड़ लगाने जैसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स से क्रेडिट्स जनरेट किए जाते हैं। इस कंप्लायंस मैकेनिज्म को जमीन पर उतारने के लिए 2025 के नए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंटेंसिटी यानी GEI टारगेट रूल्स आए हैं। ये रूल्स इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए सबसे पहला लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। इनका टारगेट बहुत क्लियर है। एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को 2030 तक अपने एमिशंस इंटेंसिटी को 45% तक घटाना होगा और ये डायरेक्टली इंडिया के ऑफिशियल NDC से अलाइंड है। आखिरी और छठा भाग, आर्टिकल 6 और द NDA। देखते हैं कि ये डोमेस्टिक मार्केट ग्लोबल फाइनेंस से कैसे जुड़ती है। अभी हाल ही में इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर अपना नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी या NDA ऑपरेशनलाइज किया है। असल में ये एक देश की स्पेसिफिक नोडल अथॉरिटी होती है। इसका काम कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना, उन्हें देश की प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करना और ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसी इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस तक ग्लोबल एक्सेस बनाना है। ये नया NDA असल में इंडिया के लिए पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 में भाग लेने का एक बड़ा गेटवे बन गया है। आर्टिकल 6 बहुत जरूरी है क्योंकि ये कार्बन क्रेडिट्स की क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग को ऑफिशियली अलाउ करता है। इन क्रॉस बॉर्डर क्रेडिट्स को इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स या शॉर्ट में ITMOs कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके ऑपरेशनल रूल्स बिल्कुल हाल ही में बाकू में हुए COP29 में फाइनलाइज किए गए थे। प्रीलिम्स के लिए ये काफी हॉट टॉपिक है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब जबकि ये डोमेस्टिक फ्रेमवर्क्स और ग्लोबल रूल्स पूरी तरह से तैयार हैं, क्या ये कार्बन मार्केट्स उतनी तेजी से स्केल अप हो पाएंगे? क्या 1.5 डिग्री के क्रिटिकल थ्रेशोल्ड का परमानेंटली ब्रीच होने से पहले हम उस विशाल 42% एमिशंस गैप को भर पाएंगे? डेटा और पॉलिसीज तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन असली चुनौती अब जमीनी स्तर पर उनके इम्प्लीमेंटेशन की है। आगे क्या होता है, इस पर गहरी नजर बनाए रखना हम सबके लिए बेहद आवश्यक है। नमस्ते दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे बात करेंगे आगामी UPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए सबसे हाई हील्ड एनवायरनमेंट टॉपिक्स की। बिना किसी देरी के चलिए भारत की कुछ सबसे प्रमुख लुप्तप्राय प्रजातियों के इस अहम सफर पर चलते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? पहले हम देखेंगे एशियाई शेर की बढ़ती आबादी, फिर चलेंगे लद्दाख के स्नो लेपर्ड्स की तरफ, उसके बाद दक्षिण में पाल्क खाड़ी का डुगोंग रिजर्व और फिर गंगा नदी डॉल्फिन पर मंडराते हुए खतरे, और हाँ, रैपिड रिवीजन के लिए आखिर में एक मास्टर टेबल भी है। तो आइए भाग 1 से शुरू करते हैं और एशियाई शेर का हाल जानने के लिए सीधे चलते हैं पश्चिमी राज्य गुजरात। 891। जी हाँ, इस नंबर को अच्छे से याद कर लीजिए। 2025 के नए एस्टिमेट्स के हिसाब से गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी बढ़कर अब 891 हो गई है। और सिर्फ नंबर ही नहीं बढ़ा है, इनका इलाका भी अब 35,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैल चुका है। सच मानिए, कंजर्वेशन के नजरिए से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एग्जाम के लिए आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल रटे होने चाहिए। एशियाई शेर सिर्फ भारत में स्थानिक यानी एंडेमिक हैं, खासतौर पर गिर नेशनल पार्क, पानिया, मिथियाला और सौराष्ट्र में। इनका IUCN स्टेटस लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड है। इन्हें WPA 1972 के शेड्यूल 1 और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। ये शुष्क पर्णपाती और झाड़ीदार जंगलों में रहते हैं। लेकिन देखिए, इतनी सुरक्षा के बावजूद कैनाइन डिस्टेंपर वायरस और किसानों के बनाए खुले कुएं आज भी इनकी जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। खैर, गुजरात से अब सीधे उत्तर की ओर ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में चलते हैं। भाग 2, लद्दाख के हिम तेंदुए, जिन्हें हम पहाड़ों का भूत भी कहते हैं। ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? भारत के 68% स्नो लेपर्ड्स सिर्फ लद्दाख में हैं। जी हां, करीब 477 के आसपास। बाकी 32% हिमालयी इलाकों में है। तो ये बात एकदम साफ है कि लद्दाख इस टॉप प्रीडेटर का सबसे महत्वपूर्ण गढ़ बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सटीक नंबर आखिर आया कहां से?
तो ये कमाल है SPAI का, यानी स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। ये भारत में इस प्रजाति का पहला राष्ट्रीय स्तर का सर्वे था। शोधकर्ताओं ने 5 हिमालयी राज्यों के बेहद दुर्गम इलाकों में कैमरा ट्रैप लगाकर ये डेटा निकाला है। सच में इतनी ऊंचाई पर यह कोई आसान काम नहीं था। अब इनके बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। ये 3000 से 5500 मीटर की ऊंचाई पर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका IUCN स्टेटस शेर की तरह एंडेंजर्ड नहीं बल्कि सुभेद्य यानी वल्नरेबल है। पर WPS 1972 के शेड्यूल 1 और साइट्स अपेंडिक्स 1 में इन्हें भी पूरी सुरक्षा मिली हुई है। और एक बड़ा मजेदार फैक्ट बताऊं, इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है, इसीलिए प्रकृति ने इन्हें एक बहुत बड़ी नेजल कैविटी यानी नाक की गुहा दी है ताकि ये आसानी से सांस ले सकें। प्रकृति की इंजीनियरिंग कमाल की है। चलिए बर्फ से निकलकर अब सीधे दक्षिण भारत के तटों की ओर चलते हैं। भाग 3, पाल्क खाड़ी डुगोंग रिजर्व। मैप पर इस लोकेशन को बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ये भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है, जो तमिलनाडु के पाल्क खाड़ी तट पर तंजावुर और पुदुकोट्टई जिलों के बीच नोटिफाई किया गया है। एग्जाम के लिहाज से ये भौगोलिक स्थान बहुत अहम है। अब समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, डुगोंग तटीय समुद्री घास यानी सी ग्रास में चरते हैं, और ये जो स्वस्थ समुद्री घास होती है ना, ये भारी मात्रा में ब्लू कार्बन को सोखकर जलवायु परिवर्तन से लड़ती है। तो लॉजिक बहुत सीधा है, डुगोंग एक अम्ब्रेला प्रजाति है, आप इससे बचाइए, समुद्री घास बचेगी और वो पूरा का पूरा विशाल कार्बन सिंक सुरक्षित रहेगा। डुगोंग को प्यार से सी काओ यानी समुद्री गाय भी कहा जाता है। ये दुनिया का इकलौता शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है। स्नो लेपर्ड की ही तरह इसका भी IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। और प्रोटेक्शन वही WPA 1972 का शेड्यूल 1 और CTS अपेंडिक्स 1। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पाल्क खाड़ी के अलावा ये मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। अब दक्षिण से सीधे पूर्वोत्तर की यात्रा करते हैं। भाग 4, गंगा नदी डॉल्फिन पर खतरे। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव आज अपने ही घर में एक बहुत बड़ी मुश्किल में है। ये देखिए, ये है मेघालय और असम रीजन में कुल्सी बेसिन की सीमा। कुल्सी नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है और ये डॉल्फिन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेस्टिंग ग्राउंड मानी जाती है। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। गंगा नदी डॉल्फिन फंक्शनली ब्लाइंड होती है, यानी उसे दिखता नहीं है। वो गहरे पानी में अपना रास्ता और शिकार इकोलोकेशन यानी साउंड वेव्स के जरिए खोजती है। और दूसरी तरफ इसी असम मेघालय बॉर्डर पर 55 मेगावाट का कुल्सी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। अब आप ही सोचिए, बड़े बड़े कंक्रीट के बांधों और टरबाइन के भारी शोर में ये बेचारी डॉल्फिन अपना रास्ता कैसे खोजेगी? ये इसके प्राकृतिक आवास पर एक सीधा और बहुत गंभीर खतरा है। इस प्रजाति के बारे में ये पॉइंट्स भी नोट कर लीजिए। 2009 में इसे नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया गया था। लोकल लोग इसे सुसु या सेहू कहते हैं। ये एक मीठे पानी की डॉल्फिन है जो सिर्फ दक्षिण एशिया के गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना सिस्टम में स्थानिक है। इसका IUCN स्टेटस एशियाई शेर की तरह ही एंडेंजर्ड है और इसे भी WPA 1972 के शेड्यूल 1 और साइट्स अपेंडिक्स 1 के तहत सर्वोच्च सुरक्षा मिली है। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, हमारी प्रीलिम्स कंजर्वेशन मास्टर टेबल। क्विक रिवीजन के लिए ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस टेबल का अपने दिमाग में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, चाहे शेर हो, स्नो लेपर्ड हो, डुगोंग हो या डॉल्फिन, चारों के चारों WPA 1972 के शेड्यूल 1 और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। फर्क सिर्फ इनके IUCN स्टेटस में है। शेर और डॉल्फिन ज्यादा खतरे में हैं, इसलिए वो एंडेंजर्ड हैं, जबकि डुगोंग और हिम तेंदुआ वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम में आपको यहीं फंसाया जाता है, इसलिए इसे बिल्कुल क्लियर रखिएगा। तो इन सब बातों और डेटा के बाद अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब इन जीवों के प्राकृतिक घरों पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बीमारियों का इतना भारी दबाव है, तो क्या कागजों पर लिखे गए ये सख्त कानून इन्हें असल जिंदगी में बचा पाएंगे? क्या सिर्फ कागजों पर शेड्यूल 1 या एंडेंजर्ड लिख देना काफ़ी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। नमस्कार। आने वाले एग्जाम्स, खासकर UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे सभी लोगों के लिए आज का ये विश्लेषण एकदम गेम चेंजर होने वाला है। आज हम 4 बेहद महत्वपूर्ण प्रजातियों पर एक रैपिड फायर हाईली रिटेंशन ऑप्टिमाइज केस स्टडी करेंगे। इस कंजर्वेशन रिपोर्ट कार्ड 2026 को चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है।
पहला, हम नीलगिरी ताहर के आवास को समझेंगे। दूसरा, गिद्धों की घटी आबादी का विश्लेषण करेंगे। तीसरा, बाघों से जुड़ा एक बड़ा विरोधाभास देखेंगे। और आखिर में हाथियों की डीएनए बेस्ड गणना पर चर्चा करेंगे। चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, एंडेमिक नीलगिरी ताहर का आवास। ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी ताहर एक एंडेमिक स्पेशलिस्ट है। मतलब ये पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलती है, सदर्न वेस्टर्न घाट्स में। इन्हें पहाड़ी ग्रासलैंड्स और शोला फॉरेस्ट्स बेहद पसंद हैं। वहां तमिलनाडु में इन्हें वरायादू भी कहा जाता है। और हाँ, ये वहां का स्टेट एनिमल भी है। अब फैक्ट्स की बात करें तो 2025 के जॉइंट सेंसस के हिसाब से इनकी आबादी 2668 है। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी आबादी कहां है, तो जवाब होगा केरला का इराविकुलम नेशनल पार्क। ये फैक्ट्स एग्जाम के लिए लिटरली बहुत क्रूशियल है। अब किसी भी स्पीशीज का लीगल प्रोटेक्शन स्टेटस याद रखना तो एब्सोल्यूट मस्ट है, राइट? IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस एंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसका मतलब इसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये दोनों पॉइंट्स अक्सर एग्जाम्स में सीधे सवाल बनकर आते हैं, तो इन्हें बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, द वल्चर पॉपुलेशन प्लंज, यानी गिद्धों की आबादी में भारी गिरावट। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपना पहला पैन इंडिया साइंटिफिक असेसमेंट किया है और उसके नतीजे सच में काफी चिंताजनक हैं। 72%। ये फिगर अपने आप में इतना स्टैगरिंग है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गिद्धों ने अपने हिस्टोरिकल नेस्टिंग साइट्स, यानी जहां वो सदियों से घोंसले बनाते थे, उसका लगभग 70 से 72% हिस्सा खो दिया है। ये साफ दिखाता है कि उनका आवाज कितनी तेजी से सिकुड़ रहा है। इस भारी गिरावट के बाद अब जो बची हुई आबादियां हैं वो हाईली क्लस्टर्ड हैं। चलिए दिमाग में एक छोटा सा मैप बनाते हैं। इंडियन वल्चर की सबसे बड़ी कॉलोनी अब राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में है। अगर व्हाइट रम्प्ड वल्चर की बात करें तो उनके लगभग 67% नेस्ट हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा वैली में है। और स्लेंडर बिल्ड वल्चर, इनकी ब्रीडिंग अब सिर्फ अपर आसाम तक सीमित रह गई है। ये ज्योग्राफी हमें डायरेक्टली समझाती है कि इनका रेंज कॉन्ट्रैक्शन कितना एक्सट्रीम हो चुका है। लेकिन सवाल उठता है, इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? इसका सबसे बड़ा थ्रेट है वेटरनरी डाइक्लोफेनाक। ये एक आम पेनकिलर है जो मवेशियों को दिया जाता था, पर यही गिद्धों में किडनी फेलियर का प्राइमरी कारण बन गया। अब मिटिगेशन या बचाव के तौर पर मेलॉक्सिकाम जैसी सेफ ऑल्टरनेटिव ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। साथ ही वल्चर सेफ जोन्स या VSZs बनाए जा रहे हैं जहां इन्हें जहर मुक्त भोजन मिल सके। एग्जाम में इन केमिकल्स के नाम अक्सर पूछे जाते हैं, तो डाइक्लोफेनाक और मेलॉक्सिकाम को जरूर ध्यान में रखें। चलिए अब रुख करते हैं अपने तीसरे विषय का, टाइगर्स अ डिप्लीटेड पैराडॉक्स। ये एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। अब आपने सुन ही लिया होगा कि भारत में टाइगर्स की संख्या बढ़ी है, फिर भी ये एक चिंता का विषय क्यों बना हुआ है? इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें IUCN ग्रीन स्टेटस को समझना होगा। देखिए, ये रेड लिस्ट जैसा नहीं है जो सिर्फ विलुप्त होने के खतरे को मापता है। ग्रीन स्टेटस एक स्पीशीज की ओवरऑल रिकवरी, इकोसिस्टम में उसकी फंक्शनैलिटी और उसके रेंज के पुनर्वास यानी रेंज रेस्टोरेशन को इवैल्यूएट करता है। बेसिकली ये किसी भी स्पीशीज के ब्रॉडर हेल्थ का एक डिटेल रिपोर्ट कार्ड है। अब ये विरोधाभास एकदम क्लियर हो जाएगा। एक तरफ हमारे पास लोकल सक्सेस है, प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से भारत में आबादी शानदार तरीके से बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल स्टेटस के मुताबिक IUCN ग्रीन स्टेटस ने टाइगर को क्रिटिकली डिप्लीटेड घोषित कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली उनका जो नेचुरल रेंज था वो बड़े पैमाने पर नष्ट हो चुका है। यानी नंबर्स भले ही बड़े हों, पर टाइगर्स के आज़ादी से घूमने का क्षेत्र अभी भी गंभीर रूप से कम है। और इसीलिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अब मॉनिटरिंग के लिए बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि M-Stripes जो GPS बेस्ड पेट्रोलिंग के लिए यूज होता है। फिर है कैटट्रैट जिसमें AI का इस्तेमाल करके कैमरा ट्रैप की फोटोज को एनालाइज किया जाता है। और तीसरा है लिडा मैपिंग जो हैबिटेट असेसमेंट यानी उनके आवास का बारीकी से मैप बनाने के लिए यूज होती है। परीक्षा की दृष्टि से ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल टर्म्स बिल्कुल हाई यील्ड है। और अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे केस स्टडी पर, DNA बेस्ड एलिफेंट सेंसस। 2021 से 2025 के बीच हुए सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन के मुताबिक नई नेशनल बेसलाइन आबादी आई है 22,446। अब यहाँ सबसे क्रूशियल बात जानिए,
पिछला एस्टिमेट जो 2017 में आया था, तब ये संख्या 29,964 थी। इसका मतलब साफ है, ऑफिशियली हाथियों की संख्या में एक सिग्निफिकेंट गिरावट आई है। ये फैक्ट थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है, इसलिए इस मेजर टेक अवे को ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर हम इस आबादी के भौगोलिक वितरण यानी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो देश के आधे से ज्यादा हाथी, लगभग 53%, वेस्टर्न घाट्स में हैं। ये एक बहुत बड़ा और स्टेबल पॉपुलेशन बेस है। उसके बाद 29% के साथ नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स का नंबर आता है। बाकी शिवालिक गैंगेटिक में 9% और सेंट्रल इंडिया ईस्टर्न घाट्स में 8%। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि कंजर्वेशन के मैक्सिमम एफर्ट्स एग्जैक्टली कहाँ फोकस होने चाहिए। अब आते हैं इस गणना की मेथडोलॉजी पर। पुराने काउंटिंग मेथड्स को हटाकर पहली बार डीएनए का इस्तेमाल हुआ है। इस प्रोसेस के मेनली 3 स्टेप्स हैं। पहला, अलग अलग हैबिटेट्स से एक ही समय पर डंग यानी गोबर के सैंपल्स कलेक्ट करना। दूसरा, लैब में उन सैंपल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना। और तीसरा, उस डीएनए डेटा पर एक खास कैप्चर रिकैप्चर टेक्निक लगाना ताकि एग्जैक्ट पॉपुलेशन का पता चल सके। ये मेथड एक्चुअली में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म कर देता है और बेहद एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। इस सेंसस से जुड़ा एक और हाईली टेस्टेबल फैक्ट है राज्यों की रैंकिंग। हाथियों की आबादी का डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल याद रख लीजिए। नंबर 1 पर है कर्नाटका, उसके बाद असम, फिर तमिलनाडु, उसके बाद केरला, 5वें पर उत्तराखंड और आखिर में ओडिशा। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो इस लिस्ट को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। अंत में ये पूरा विश्लेषण और ये नई साइंटिफिक अप्रोच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। डीएनए सीक्वेंसिंग और एआई जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भविष्य में हमारी एंडेंजर्ड स्टेटस की समझ को कैसे बदलेंगी। सोचिए, विज्ञान अब सिर्फ जानवरों को गिन नहीं रहा है, बल्कि वो इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल रहा है कि हम कंजर्वेशन की सफलता को कैसे मेजर करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा से ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको क्लियर हो गए होंगे और आगामी परीक्षाओं में ये आपके जरूर काम आएंगे।